Assalamu alaikum. If you are preparing for CSS or PMS, then you are on right platform. You are watching Voice of Aspirants. This platform is for CSS PMS preparation, a platform that provides you lectures, books, notes, and evaluation without any cost. To join our WhatsApp group, the number is given 0334 090 1025. Thank you. Rahman Rahim. This is Tahir Abbas, and today we are going to discuss lecture number 8, which is about English grammar and composition for essay writing, CSS और PMS. पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस को डिस्कस किया था, सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस किया था, और लास्ट पे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये किस तरह बनते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं. सो इस लेक्चर में आज हम ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है. कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली, इनको कंडीशनल्स भी कहते हैं, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन. हाइपोथेटिकल क्या होता है, इसको उर्दू में मफरूजा कहते हैं. मफरूजे की बुनियाद पे एक हम बात करते हैं कि अगर ये होता है तो ये होगा. मीन के एक हम चीज को सपोज करते हैं और साथ में उसके क्या करते हैं, पोटेंशियल आउटकम की बात करते हैं. ठीक है ना. दैट एक्सप्रेसेस अ हाइपोथेटिकल आर कंडीशनल सिचुएशन एंड इट्स पोटेंशियल आउटकम. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. एक में क्या होता है, एक में हाइपोथेटिकली चीज होती है, हम सपोज करते हैं, ठीक है ना, हम फर्ज करते हैं एक चीज को. और दूसरा पार्ट क्या होता है, उसका पोटेंशियल आउटकम दे रहा होता है. द टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस, द इफ क्लॉज, द कंडीशनल क्लॉज एंड द रिजल्ट क्लॉज, द मेन क्लॉज. जो कि इफ से स्टार्ट होती है वो बेसिकली कंडीशनल क्लॉज होती है, और जो सेकंड रिजल्ट होता है जो मेन क्लॉज होती है. There are four conditional sentences. First, we will discuss zero conditional, first conditional sentences, then second conditional sentences, then the last third conditional sentence. So now we are going to discuss zero conditional sentences. जो zero conditional sentences, इसमें कोई खास कंडीशन नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं वो बेसिकली एक जनरल ट्रूथ और सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और सिचुएशन दैट इज ऑलवेज ट्रू. जिनको हम अक्सर यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, वो भी इसमें ही आते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, जो बात हो रही होती है वो हाइपोथेटिकली नहीं होती, बल्कि वो ट्रू होती है. उसके जो आउटकम्स होते हैं वो ट्रू होते हैं. मिसाल के तौर पे, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट. अब जाहिरी तौर पे बात है कि अगर बारिश आती है तो क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा. ठीक है ना. जाहिर तौर पे बात है कि बारिश ज्यादा आएगी तो पानी भी ज्यादा आएगा. तो पैटर्न इसमें ये फॉलो किया जाता है. इट यूजेस द प्रेजेंट टेंस इन बोथ द कंडीशनल एंड रिजल्ट क्लॉज. जो कंडीशनल जो इफ से स्टार्ट होती है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपका प्रेजेंट टेंस यूज होता है, और जो कि रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल. द पैटर्न इज एज फॉलोज. इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और जो सेकंड मेन क्लॉज होती है उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है. जब आप ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे कि इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, इट मीन्स के इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, और नेक्स्ट जो मेन क्लॉज है उसके साथ भी क्या हुआ है, प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है. तो आपके माइंड में अल्टीमेटली ये बात जानी चाहिए कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है, जिसमें कोई ट्रू जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है, वो अल्टीमेटली ट्रू होता है. ठीक है ना. सेकंड, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सिचुएशन दैट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर और हैज अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग. अब क्या होता है इसमें कि ये बात करता है फ्यूचर की. जो मेन, एक तो हाइपोथेटिकली बात है जो इफ से स्टार्ट होती है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो क्या बात करता है, वो फ्यूचर की बात करता है. और उसमें रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी होती है उस चीज के, उस फिनोमेना के अकर होने के. जीरो कंडीशन में हमने क्या बात की, एक हाइपोथेटिकली चीज है, और सेकंड क्या है, उसमें अल्टीमेटली रिजल्ट ट्रू होता है.
लेकिन जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट बात है वो तो हमें हाइपोथेटिकली करनी है, लेकिन जो मेन रिजल्ट होगा उसमें वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा, बल्कि उसके होने के कुछ ना कुछ इम्कानात होंगे, कुछ ना कुछ हत्तुल इम्कानात होंगे, कुछ ना कुछ उसमें रियलिटी होगी उस इवेंट के, उस फिनोमेना के, उस चीज के अकर होने के। वो कंप्लीट ट्रू नहीं है कि वो वही होगा, उसके रियलिस्टिक चांसेस हैं, उसके कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को बताने का तरीका क्या होता है, इफ के साथ आप प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, और जो मेन क्लॉज होती है उसमें क्या करते हैं आप, उसमें फ्यूचर का यूज होता है। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल और सेकंड में मेन में क्या होता है, फ्यूचर टेंस यूज होता है। तो अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें फर्स्ट इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ हुआ है, और जो सेकंड फॉर्म है, जो सेकंड उसका मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर यूज हुआ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। पैटर्न इज एज फॉलोज, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस बेस फॉर्म और अदर फ्यूचर फॉर्म। फर्स्ट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, और सेकंड जो मेन क्लास होगी वो क्या होगा, वो बेसिकली फ्यूचर टेंस होगी। सो एग्जांपल देखते हैं, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं स्टडी हार्ड करता हूँ आई विल पास द एग्जाम। अब इसमें क्या है, इसमें पहले तो क्या है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा है, एक मफरूजा बना रहा है कि अगर मैं स्टडी हार्ड करता हूँ। सेकंड बात कौन सी है, इफ आई विल पास द एग्जाम। अब इसमें रियलिटी है कि अगर वो स्टडी हार्ड करेगा तो वो पास एग्जाम कर जाएगा, लेकिन इसमें ना होने के भी चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे वो बहुत स्टडी हार्ड करता है तो वो एग्जाम, फॉर एग्जांपल सीएसएस का एग्जाम है, डिस्पाइट स्टडिंग हार्ड वो सीएसएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसमें ना होने के चांसेस भी होते हैं, कुछ ना कुछ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग होती है कि वो अगर स्टडी हार्ड करता है तो वो पास कर जाएगा, ठीक है ना, वो सीएसएस का एग्जाम पास भी कर सकता है, लेकिन उसमें ना होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है। जीरो में क्या पढ़ा था हमने, जीरो में ये पढ़ा था कि जो अगर हाइपोथेटिकली चीज है तो जो सेकंड मेन क्लॉज होगी वो अल्टीमेटली उसके चांसेस 100% होंगे, वो ट्रू होगी। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है यानी कि हाइपोथेटिकल पार्ट, वो आप जब सपोज करेंगे, लेकिन जो मेन क्लॉज है, जो सेकंड पार्ट है, उसके होने के चांसेस हैं, रियलिटी में चांसेस हैं, लेकिन उसके कंप्लीटली 100% चांसेस नहीं है कि वही बात होगी या वही चीज रियलिटी में होगी। उसके चांसेस होते हैं लेकिन 100% चांस नहीं होते। सेकंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस a hypothetically or unreal situation in the present or future. It uses the simple past tense in the if clause and the conditional or subjective form in the result clause. अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप क्या होते हैं, अनरियल सिचुएशन लेके आते हैं। पहले वाली कुछ ना कुछ रियलिटी में थी, कुछ ना कुछ उसकी रियल सिचुएशंस थी कि अगर वो स्टडी हार्ड करता है तो वो पास कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये बिल्कुल अनरियल सिचुएशन होती है जिसके ना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि इफ के साथ आप सिंपल पास्ट और वुड का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड में वुड और प्लस बेस फॉर्म। पहले में आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, या उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें सिंपल जो पास्ट है वो परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल दिए उसने कि इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब ना, अब पूरी दुनिया को ट्रेवल करना कोई इतनी आसान बात तो नहीं है कि जिसके पास पैसे हो वो सारा, हर कोई तो नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। अब वो इफ आई हैड मनी, पैसे आएंगे उसके बाद पता नहीं पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद वो ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा, तो वो एक अनरियल सिचुएशन थी है, पैसे आने के बावजूद वो मसलों में फंस जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ट्रेवल नहीं कर पाता। तो ये इसमें क्या हो जाता है, इसमें अनरियल सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसमें कुछ रियलिटी की बहुत कम चांसेस होते हैं कि रियल अगर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनाने का तरीका होता है कि पहले आप सिंपल पास या पास कुछ कोई भी पास रखते हैं, और सेकंड में आप वुड का यूज करते हैं और प्लस बेस फॉर्म का यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में। Lastly, third conditional sentences. This type of conditional sentence expresses a hypothetical or
अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। अब कोई ना कोई चीज पास्ट में हुई है, ठीक है ना, अब उसको आप बदल नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट है, या आपकी जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन की, आप मास्टर्स भी कर चुके होंगे, और कुछ एमफिल में और पीएचडी में भी जा चुके होंगे। अब बंदा पीएचडी वाला वो ये बात करता है कि काश, क्या मैं अपने मैट्रिक वाले नंबर चेंज कर लूं, या अगर मैं ये इतना ज्यादा पढ़ता तो मैं मैट्रिक में तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन ले जाता। लेकिन ऐसा क्या होता है, ये बिल्कुल अनरियल सिचुएशन है, ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकली मफरूजा है और अनरियल सिचुएशन है, जो कि पास्ट में हुई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस इन द इफ क्लॉज, एंड द कंडीशनल परफेक्ट और पास्ट कंडीशनल इन द रिजल्ट क्लॉज। द पैटर्न इज एज फॉलोज: इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, सेकेंड में क्या होगा, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और अदर पास्ट कंडीशनल फॉर्म्स। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द टेस्ट। अब क्या पास्ट में क्या हुआ, उसका कोई टेस्ट हुआ होगा। अब वो बैठ के, मिसाल के तौर पे, अब कोई भी टेस्ट है, ठीक है ना, वो आप दे के आए हैं 3 साल पहले, जब मैंने एमडी कैट का टेस्ट दिया था, तो अब मैं मास्टर के बाद सोच रहा हूँ, यार अगर मैं एमडी कैट में थोड़ा पढ़ लेता तो मैं 1-2% से एमबीबीएस की एडमिशन ले जाता। तो अब वो 6 साल बाद सोच रहा है, मीन वो बात पास्ट में हुई है, अब वो अनरियल सिचुएशन है, ना वो दोबारा चीजें आएंगी, ना वो दोबारा टेस्ट होगा, ना मैं वो एलिजिबल हूँ, और ना मैं वो पास कर सकता, ना वो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे ही बैठ के अनकंडीशनल या अनरियल सिचुएशन में जानने की कोशिश करता हूँ, या सोचता हूँ, कभी कभी सोच चली जाती है। तो उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करते हैं। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द टेस्ट। मिसाल मतलब वो अगर ज्यादा मेहनत कर लेती है उसने, तो वो क्या करती, शी वुड हैव पास द टेस्ट, वो टेस्ट को पास कर चुकी होती, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल पास में लेके जाते हैं, इसमें रियलिटी के चांसेस होते ही नहीं, बल्कि कुछ भी 0% चांसेस है कोई भी चीज रियल होने के। ये अनरियल सिचुएशन में आप यूज करते हैं जब आपने कोई माजी की बात करनी हो, बहुत पुरानी माजी की बात, और आप उसको सोच रहे हैं कि मैं उसको चेंज कर लेता, ठीक है ना। तो जब आप सोचते हैं कि मैं उसको चेंज कर लेता, तो वो अनरियल सिचुएशन है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अल्फाज में उसको बयान करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अपने दुख का इजहार करना चाह रहे हैं, काश मैं उस वक्त पढ़ लेता तो मैं ये टेस्ट पास कर चुका होता, ठीक है ना। तो अब तब आप क्या करते हैं, आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करते हैं। सो लास्ट टॉपिक है कोहेरेंस। अब हम ग्रामर के बारे में बात कर चुके हैं। कोहेरेंस इंग्लिश ऐसे का पार्ट होता है। कोहेरेंस क्या बेसिकली क्या होता है, जी जी। आपने थर्ड कंडीशनल टेंस में और सेकंड कंडीशनल टेंस में, सेकंड में भी आपने यही बताया कि पास्ट परफेक्ट या सिंपल टेंस मतलब यूज कर सकते हैं, तो थर्ड में भी फर्स्ट जो है हम मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्या फर्क है फिर? आप देखें ना, आप जो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ना, इसमें बेसिकली आप ज्यादातर सिंपल पास्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा, ठीक हो मोस्टली गया। आप सिंपल पास्ट यूज करते हैं, लेकिन थर्ड थर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें आपने मस्ट पास्ट परफेक्ट को ही यूज करना है। यहाँ पे मस्ट का वर्ड है, यानी कि मस्ट होता है लाजिम हो गया आप पे, आप पास्ट परफेक्ट चलो के अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकते। सेकंड में, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में आप यहाँ पे सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो पास्ट होगा। लेकिन जब आप थर्ड कंडीशनल पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं यूज कर सकते, आपने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, जी, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। सो अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोहेरेंस। कोहेरेंस अक्सर मैं इरफान वाली एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इरफान ट्रेवल करता है ट्रेन के थ्रू। तो ट्रेन के जो वो डब्बे होते हैं, या एक आप अगर गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं ना, वो सीट होती है 1 2 3 4 5 6, इस तरह उसके ऊपर नंबर लगे होते हैं। ये नहीं होता कि पहली वाली सीट पे पहला नंबर लिखा हो और जो सेकंड सीट है उस पे 39 लिखा हो या 40 लिखा हो। तो क्या होता है, वो इससे कोहेरेंस नहीं होती। जब पहला पहला नंबर सीट पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पैसेंजर जहाँ पे बैठेगा, सेकंड सीट पे सेकंड पैसेंजर यहाँ पे बैठेगा, तो इसी तरह वो रो चलती है और लास्ट तक 60 जितनी भी सीट्स होती हैं उसमें जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें कनेक्शंस होते हैं, ठीक है ना।
कि एक सीट से दूसरी सीट जुड़ी हुई है, यानी कि फर्स्ट पैसेंजर फर्स्ट सीट पे बैठेगा, सेकंड पैसेंजर सेकंड सीट पे बैठेगा और 40 वाला 40 नंबर पे जाके ही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि एक बस है, उसमें नंबरिंग क्या है, एक नंबर सीट जो है ना वो 3 4 नंबर पे लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे एक ही नंबर 3 4 सीट पे लगा हुआ है। आप फर्स्ट पे भी एक नंबर लगा हुआ है, कोई और 2 3 सीट्स हैं उन पे भी एक एक नंबर लगा हुआ है। और जो पैसेंजर को टिकट मिली है वो एक ही नंबर की एक 4 5 बंदों को मिल गई है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे कि ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। उससे कंफ्यूजन पैदा हुई है ना। जब उसे कंफ्यूजन पैदा हुई है तो उससे कंफ्लिक्ट पैदा हो गया है। तो कोहेरेंस का बेसिकली ये काम होता है कि आपने क्लैरिटी लेके आनी है चीजों में। अगर एक नंबर सीट है तो उस पे एक नंबर सीट जो टिकट होल्डर है वही बैठेगा, 2 नंबर पे दूसरा बैठेगा, 3 नंबर पे तीसरा बैठेगा। तो जब आप इस तरह की क्लैरिटी लेके आएंगे अपनी आइडियाज में, अपने पैराग्राफ में और अपने सेंटेंसेस में, तो जो पढ़ने वाला है उसको वो अल्टीमेटली उसमें लॉजिकल कनेक्शन डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा। आप उस बात को वाज़ेह तौर पे बयान करेंगे और उसको पढ़ने वाले को समझ आएगी कि फलां सीट पे मैंने बैठना है, जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी। तो कोहेरेंस बेसिकली रेफर्स टू द लॉजिकल कनेक्शन, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी ऑफ आइडियाज इन अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज अ टेक्स्ट, स्पीच और आर्गुमेंट। जब भी कोई आप बात करते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई आर्गुमेंट देते हैं, उसमें जो एक आप कंसिस्टेंसी लेके आते हैं, आइडियाज की क्लैरिटी लेके आते हैं, तो उसको उसमें लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है ना। पहली बात की है तो दूसरी जो बात की है उसके साथ लिंक कर रही है, ठीक है ना। ये नहीं कि पहला कोई आइडिया डिस्कस किया, जो सेकंड आइडिया बिल्कुल उससे डाइवर्स होके आपने डिस्कस कर दिया, उसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो उसमें कोहेरेंस नहीं होगी। जब आपके पैराग्राफ्स में, जब आपके सेंटेंसेस में कनेक्शन होगा, मिलते जुलते होंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं होता कि आपने पहले एक कॉज को डिस्कस किया है और सेकंड पैराग्राफ में आप डायरेक्ट ही कॉन्सिक्वेंस पे चले गए हैं। थर्ड पैराग्राफ में आप फिर क्या करते हैं, आप एक कॉज डिस्कस करते हैं और फोर्थ पैराग्राफ में आप फिर एक क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंस पे चले जाते हैं। या इसको आप मिक्स कर देते हैं, यानी कि 2 3 कॉजेज लिखे, 3 4 कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए, फिर 3 4 कॉजेज लिख दिए, फिर 2 3 कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए। तो इस तरह इससे क्या होता है, इस तरह वो आप उसको घुमा फिरा रहे हैं पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को, चेकर को। तो उससे वो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपने इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को दूर करना है। इस कंफ्यूजन सिचुएशन को दूर करने के लिए आपने अपनी राइटिंग में कोहेरेंस लेके आनी है, ठीक है ना। आपने उसमें लॉजिकल कनेक्शंस लेके आने हैं, उसमें कंसिस्टेंसी हो, क्लैरिटी हो आइडियाज की। तो ये इससे क्या होता है कि इट इज अ क्वालिटी दैट मेक्स द आइडियाज एंड स्टेटमेंट्स विद इन द कम्युनिकेशन फ्लो स्मूथली एंड लॉजिकली। इट हेल्प्स द ऑडियंस और रीडर मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट concepts एंड सी द ओवरऑल पर्पस और मैसेज ऑफ द कम्युनिकेशन। आप जितना उसको प्लेट में हलवा रख के देंगे तो वो आपको नंबर भी प्लेट में रख के देगा, ठीक है ना। आप उसको उलझाओगे तो वो आपको 1 2 साल के लिए और उलझा देगा, यानी कि आप इट विल रिजल्ट इन फेलियर। अच्छा, कैसे हम अपने एक्सप्रेशन को या इस कोहेरेंस को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए ताकि जो हमारी राइटिंग है, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें क्लैरिटी आ जाए। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई मुश्किल वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स को यूज करने की जरूरत नहीं है या जार्गन्स यूज करने की जरूरत नहीं है। Avoid using jargon or technical terms that your reader may not understand. आपने ऐसे लिखना है कि आप एक लेमैन को उस टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं। आप लेमैन क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है ना, उसको किसी चीज का भी नहीं पता, और आप सादा अल्फाज में उसको समझा रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स इकोनॉमी पे अगर ऐसे आता है तो आपने उसको माइंड में रखना है कि आई एम गोइंग टू टीच अ लेमैन who doesn't know anything about the economy and climate change. So I am going to make connection between economy and climate change. तो आपने उसको आसानी से बताना है कि आप किस तरह जो क्लाइमेट चेंज है इससे किस तरह हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज का यूज करना है। सेकंड, बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। आए शाए की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट आपने टॉपिक पे ही रहना है, उसको डिटेल देनी है। उसकी जो डिटेल है, उसके जो आर्गुमेंट्स हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं या कोई फैक्ट्स फिगर कोट कर रहे हैं,
तो उसी के स्पेसिफिक लिखना है। वहां पे वो आप जो प्राइमरी फिफ्थ क्लास में या एट क्लास में, अक्सर पंजाब और सिंध में तो यही होता है कि जितना ज्यादा लिखेंगे वो उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो वाला नहीं करना। यहाँ पे सीसस कैसे है, आपने बी स्पेसिफिक होना है, उसमें डिटेल डालनी है। यूज एक्टिव वॉइसेस इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस। हमारे पाकिस्तान जो है ना, उसमें लोगों की एक ये आदत बहुत बुरी होती है कि हम हर चीज का जिम्मा दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और अपने ऊपर कोई बात नहीं लेके आते। मीम हम पैसिव वॉइस यूज करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट समझाने की बजाय वो लाहौरियों वाला रास्ता बताएंगे, इधर से इधर जाओ, वो फलां से, ये नहीं बताएंगे कि सामने मीनार पाकिस्तान खड़ा है, बल्कि वो घुमा फिरा के फलानी गली से फलाना रोड को यूज करते हुए आप मीनार पाकिस्तान आएंगे। सॉरी शहर यार। तो क्या करना है, आपने एक्टिव वॉइस को यूज करना है। यूज एक्टिव वॉइस इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज अ मोर कंसाइज एंड एंगेजिंग देन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वो आप सब्जेक्ट जाके बाद में लिख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव का पहले आ रहा होता है, तो वो कंसाइज नहीं होता, टू द पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग द बॉल वाज हिट बाय द बॉय, आप सीधी बात करें भाई, बॉय हिट द बॉल, बजाय इस बात को कि घुमा फिरा के लिखें द बॉल वाज हिट बाय द बॉय, आप सीधा लिखें द बॉय हिट द बॉल। तो आपने क्या करना है, अपनी कोहेरेंस को लाने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने एक्टिव वॉइस को यूज करना है इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस। फोर्थ वन, यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, या जिनको हम डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं, और फ्रेजेस। Transition words and phrases help to connect your ideas and make your writing flow smoothly. I have been discussing since first lecture कि आपने अपनी राइटिंग में क्या करना है, आपने डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल करना है। You could use the transition word, however, to show a contrast between two ideas. The transition word, therefore, to show a cause and effect relationship between two ideas. मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको माइंड में रखना है। एंड लास्टली, रिपीट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपका जो मेन टॉपिक है उसको थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो उसको मेन पॉइंट समझने में आसानी होगी, और जो राइटिंग है वो मोर क्वेसिव बनेगी। लेकिन इसमें आप ये नहीं करना कि बार बार वर्ड्स को अपने दोहराते रहना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी राइटिंग मोनोटोनस आ जाएगी, मतलब वो एक ही बात बार बार पढ़ रहा है, तो उससे वो भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, यकसानियत आ जाती है, यानी कि मोनाटनस आ जाती है, एक ही चीज बार 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 बार, इस तरह भी नहीं करना। अपनी राइटिंग में वर्सटाइल भी बनना है, आपने उसको डाइवर्सिफाई भी करना है, और उसमें जो की वर्ड्स हैं, यानी कि जो ऐसे का मेन डिमांडिंग टॉपिक है या डिमांडिंग स्टेटमेंट है, उसको भी आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है। इट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश ऐसे, ग्रामर एंड कंपोजिशन। हमने ये इसको डिस्कस किया है। लास्टली, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने पेपर आएगा, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है पेपर को देख के। चाय मेरी ठंडी हो गई है। तो वहां पे सबसे पहले जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है ना, जो मैंने फेस की है, बहुत सारे कैंडिडेट्स फेस करते हैं, खैर मैंने इतनी नहीं की। थोड़ा सा मैं मेंटली तौर पे तैयार था कि इस दफा सारे ऐसे जो आने हैं ना, वो आर्गुमेंटेटिव बेस्ड या लिटरेरी ऐसे के टाइप पे आने हैं। कोई अल्लाह ने मुझे पहले ही बता दिया था 2-3 महीने पहले। इसके बावजूद मैंने प्रैक्टिस उसमें नहीं की थी। तो जब आप ऐसे देखेंगे, 10 10 ऐसे आपके सामने होंगे, तो घबराना नहीं है। आपने आराम से 5 से 10 मिनट लेने हैं। तमाम ऐसे की जो राइटिंग्स हैं, जो सेंटेंस में गिवन है, जो फ्रेज में गिवन है, जिस तरह भी गिवन है, कोर्ट में गिवन है, उनको आपने पढ़ना है। 5 to 10 minutes शुड बी एलोकेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। जब आप पढ़ेंगे, तो आपने कुछ चीजें माइंड में रखनी है अपने। अगर वहां पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो आपको आपने उसको चूज करना है, बजाय कि आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ जाएं। अगर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स वहां पे गिवन हैं, तो आपने उनको प्रेफर लाइन में रख लेना है, ठीक है ना। और आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो साइड टेकिंग ऐसे होते हैं, जिनमें आपने एक ना एक साइड लेनी होती है, एक ना एक आपने उसको जो चॉइस पे जाना होता है। मिसाल के तौर पे रिलीजियस इशू पे कहीं कोई आ गया है ऐसे, या जेंडर इशू पे आ गया है, जिसमें कंट्रोवर्शियल थोड़ी होती है कि एक बंदे को आपका आर्गुमेंट पसंद नहीं आया, बावजूद इसके कि आपका आर्गुमेंट ठीक है, वो अंदर ही अंदरूनी तौर पे उस चीज के खिलाफ है, तो वो आपको नंबर नहीं देगा, वो आप कट कर देगा, आपको रॉन्ग कर देगा। तो बजाय इसके कि हम रिलीजियस या जेंडर इश्यूज को डिस्कस करें या उनको लिखने की कोशिश करें, तो इसको अवॉइड करना है। और आपने क्या करना है, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने जो ऐसे में की वर्ड्स को फाइंड करना है, या उसको आपने क्या करना है,
उसके नीचे लाइन लगा देनी है, या उसको सेपरेट लिख लेना है कि मेन चीजें क्या मांग रहा है एसेस में। तो इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा ऐसे करना है। 5 to 10 minutes शुड बी एलोकेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। जो आपके 5 से 10 मिनट होंगे स्टार्ट वाले, वो आपने टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए देने हैं 3 घंटे में से। सो टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज टाइम, इट्स वेरी 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 सिग्निफिकेंट स्टेप। 3 घंटे होते हैं आपके पास इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए। सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने अपनी टाइम डिवीजन कर लेनी है अकॉर्डिंग टू माई टाइम डिवीजन। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइम को डिवाइड जरूर करना है। आप रैंडम लिखना शुरू हो जाएंगे तो आपका टाइम मैनेज नहीं होएगा, और आप क्या करेंगे, आपका जो ऐसे है वो रह जाएगा। ठीक है ना, आप आधा ऐसे लिख के बैठे होंगे और आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने तो अभी आधा ऐसे लिखा है। ठीक है ना, तो जो आपके 180 मिनट्स यानी कि 180 मिनट्स 3 आवर्स में होते हैं, 5 से 10 मिनट्स आपने एलोकेट कर दिए टॉपिक सिलेक्शन में। तो जो आपके 40 to 50 मिनट्स हैं शुरू वाले, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है लास्ट वाले पेज पे जाके। जो आपको शीट मिलेगी ना, उसका जो लास्ट पेज होगा उस पर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अपने माइंड को उस टॉपिक के बारे में सोचने की कोशिश, उसको कंपेयर करना है कि इस टॉपिक पे सोचो जो मैंने पूरा साल या 2 साल पढ़ा है। जो जो रेलेवेंट चीजें हैं उसको आपने लिखना है उस लास्ट वाले पेज पे, उसको एज अ रफ पेज बना लेना। ठीक है ना, फिर आपने रफ आउटलाइन बनानी है, एक रफ आउटलाइन बनाते जाना है। ठीक है ना, लास्ट पेज पे ही। फिर आपने क्या करना है, आपके जो 20 मिनट्स बच जाएंगे इसमें 40 से 50 मिनट्स में, तो फिर आपने फर्स्ट पेज पे आना है और अपने सीक्वेंस के लिहाज से आपने ओरिजिनल, जो रियल जिसको कहते हैं, आपने आउटलाइन लिखनी है, ओरिजिनल आउटलाइन स्टार्ट में लिखनी है। 40 से 50 मिनट आपने एलोकेट करने हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन के लिए। आपने ये घड़ी साथ में रखनी है, देखते रहना है आपने उस वक्त। ठीक है, और आपके 20 मिनट्स जो हैं वो आपने इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है उस पर लिखने में आपने देने हैं 20 मिनट्स। 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, 5-10 मिनट्स ऊपर हो जाते हैं तो उसको आपने मैनेज करना है। 20 to 25 मिनट्स शुड बी एलोकेटेड टू राइट इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, आपने इंट्रोडक्शन को लिखने में 20 मिनट्स को सर्व करना है। फिर आपके आ जाएंगे बॉडी पैराग्राफ्स, जो आपके आर्गूमेंट्स हैं। 90 to 100 मिनट्स, 1.5 घंटा जिसको आप कह सकते हैं, ये आपने क्या करना है, बॉडी पैराग्राफ लिखने में आपने यूज करने हैं, यूटिलाइज करने हैं। और उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पैराग्राफ्स के आपके कितने आर्गुमेंट्स हैं। और लास्ट पे क्या है, कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन मस्त लिखना है ऐसे में। ऐसे ऐसे में अगर आप कंक्लूजन नहीं लिख के आए तो आप समझे कि आप कैसे उड़ गया है। बजाय इसके कि आप कंक्लूजन छोड़ें, आप एक आध बॉडी पैराग्राफ, आप एक आध आर्गुमेंट उड़ा सकते हैं, उसको छोड़ दें, लेकिन कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है। मिसाल के तौर पे आप 10 आर्गुमेंट लिख रहे हैं या 11 आर्गुमेंट लिख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, और मैं 11 आर्गुमेंट, आप 11वां आर्गुमेंट ना लिखें, एक आर्गुमेंट छोड़ दें, लेकिन आपने कंक्लूजन मस्त लिखना है। ठीक है ना, कंक्लूजन के बगैर आपका ऐसे उड़ जाएगा, आप ऐसे को फिल कर देंगे। ठीक है ना, इट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो इस तरह आपने टाइम मैनेज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश essay writing for thesis and PMS. Thank you very much for joining me